हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के दो मेथड कंप्लीट किए हैं। दो मेथड में जो अपना फर्स्ट मेथड था वो फर्स्ट मेथड था लम सम पेमेंट। लम सम पेमेंट के दो पार्ट थे। पार्ट नंबर फर्स्ट था आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्ट सेकेंड था आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर आउट ऑफ कैपिटल के बाद में हमने आउट ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट किया था और आउट ऑफ प्रॉफिट में हमने कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रिडम्पशन करने के रूल्स हैं उसके बारे में देखा था और डीआरआर बनाने की एंट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट करने की एंट्रीज़ के बारे में देखा था। इसके बाद में हमने उसी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था रिडम्पशन बाय द क्रिएटिंग सिंकिंग फंड, कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो सिंकिंग फंड के थ्रू भी हो सकता है। सिंकिंग फंड भी एक तरीके से डीआरआर का ही फॉर्मेट होते हैं, डीआरआर का ही फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें हमने कम्युलेटिव सिंकिंग फंड के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था। कम्युलेटिव सिंकिंग फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव सिंकिंग फंड वो होता है जिसमें हम जो हमारा डीएसएफ बनाने की एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ में उसका जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट का वो भी वापस री इन्वेस्ट किया जाता है। क्लियर? कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो डीएसएफ बनाना होता है उसके लिए हम एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट में से, सरप्लस में से। ठीक है, तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ में जिस एनुअल इंस्टॉलमेंट से हम जो इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी हम क्या करते हैं, वापस री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो था कम्युलेटिव सिंकिंग फंड। अब नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में क्या होगा कि नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में जो सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो ही क्या की जाएगी, इन्वेस्ट की जाएगी, इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैटर कि इसके अंदर क्या करेंगे कि हम डीएसएफ बनाने के लिए जो एनुअल इंस्टॉलमेंट प्रॉफिट में से निकालते हैं बस वो ही एनुअल इंस्टॉलमेंट जो एनुअल सम होगी वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसका इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए एक बार इसकी नोट्स की रीडिंग लगाते हैं। नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड आर दोज सिंकिंग फंड्स in which the interest income on the sinking fund investment do not accumulate in the sinking fund but are the transfer to the profit and loss account। ये इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि जो नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड्स होते हैं उस नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होता है वो एक्यूमुलेट नहीं किया जाता, मतलब कि वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट ही इन्वेस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या था, नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कम्युलेटिव में एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट का ही क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एंट्रीज़ है डीएसएफ बनाने की, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव करने की, डिबेंचर का रिडम्पशन करने की, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंड डीएसएफ के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, तो ये सारी जो एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, सेम होगी इसमें भी। ठीक है, नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में भी वो एंट्रीज सेम रहेगी। क्लियर? अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट मेथड है रिडम्पशन का वो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट मेथड है रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स, इसको ये भी कह सकते हैं रिडम्पशन बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और रिडम्पशन बाय लॉटरीज भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर अपन एक सिमिलर अमाउंट का क्या कर देते हैं, रिडम्पशन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर रखे हैं और इनका रिडम्पशन मैं एनुअल ड्राइंग्स में करना चाहती हूँ, मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना चाहती हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगी, इसकी 1 लाख रुपीज़ की क्या बना दूँगी, इंस्टॉलमेंट बना दूँगी। कंपनी चाहे तो किसी भी तरह से अपनी इंस्टॉलमेंट बना सकती है। तो फिर इसकी 1 लाख की इंस्टॉलमेंट बना के इसका 5 ईयर में क्या कर दूँगी, रिडम्पशन कर दूँगी। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो गया डिबेंचर होल्डर को। तो हम ये कह सकते हैं कि एनुअल ड्राइंग मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स या एनुअल इंस्टॉलमेंट इस तरीके से रिडम्पशन करने के लिए कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब रूल्स देखिए ये है कि सबसे फर्स्ट रूल है
कंपनी शैल क्रिएट DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अब आपको ये लग रहा होगा भाई ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमारा किसी भी मेथड में पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वो पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए एनुअल ड्राइंग से अगर हम कर रहे हैं या एनुअल इंस्टॉलमेंट से रिडम्पशन कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन कर तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही रहे हैं। कंपनी पेमेंट कहाँ से करेगी? अपनी प्रॉफिट की अमाउंट में से ही करेगी, या प्रॉफिट की अमाउंट से जो फंड क्रिएट किया है उसमें से ही करेगी। तो जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन किया जाता है या प्रॉफिट में से जब भी रिडम्पशन किया जाता है, तो आप मान के चलिए ये वाला तो पॉइंट आउट ऑफ कैपिटल करने में भी यूज़ मतलब आपने पढ़ा था, आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो भी 25% तो क्या होना चाहिए? DRR होना ही चाहिए। तो मतलब ये मान के चलिए कि जो भी कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर रही है उसको DRR तो एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना ही पड़ेगा, और वो भी कितना? 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो अभी इसमें यह है क्योंकि एनुअल ड्राइंग से रिडम्पशन कर रहे हैं और एनुअल इंस्टॉलमेंट से कर रहे हैं, लेकिन कर तो प्रॉफिट में से ही रहा है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड देखिए, कंपनी शुड इन्वेस्ट एट लीस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। ये भी वही बात है कि जो कंपनी को DRR बनाना कंपलसरी है उस कंपनी के लिए ये भी कंपलसरी है कि एटलीस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर वो कहाँ इन्वेस्ट करे? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन होगा या प्रॉफिट में से रिडम्पशन किया जाएगा, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। 25% के बराबर DRR बनाना है, ठीक है, और 15% की क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक नोट डाला हुआ है, डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड बाय दिस मेथड इन द सेम एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये बोल रहे हैं कि अगर इस मेथड से डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाता है तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 1 लाख का पेमेंट कर दिया, एक बार 150 का कर दिया, एक बार 250 का कर दिया, इस तरीके से नहीं होगा। जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो बिल्कुल इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये भी बात है इसमें। तो अब आपको क्लियर हो गया रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स। रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो पेमेंट तो प्रॉफिट में से ही होगा, तो प्रॉफिट वाले जो कंपनी एक्ट के 2 रूल है वो हमें ध्यान रखना है। अब ये 25% वाला रूल है वो तो सभी तरह के मेथड्स में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में बोल दिया है कि जो भी कंपनी रिडम्पशन करती है डिबेंचर का उसे एटलीस्ट 25% के बराबर तो DRR बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला पॉइंट सब में फॉलो हो रहा है, ये वाला पॉइंट जब प्रॉफिट में से रिडम्पशन हो रहा है तो ये दोनों वाले पॉइंट फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है DRR बनाने के लिए भी जो अपने आउट ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट किया था उसमें भी पढ़ा था और DSF वाले में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में से रिडम्पशन 2 पॉइंट फॉलो होने ही चाहिए, अगर आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो सिर्फ 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब देखिए, अब DRR बनाओ, ठीक है, या DSF बनाओ, ये बात आपको है ना कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, इनको बनाने का जो, इनको क्रिएट करने का जो एंट्री है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 25% के बराबर क्या होना चाहिए? DRR होना ही चाहिए और 15% की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो हमने जो आउट ऑफ कैपिटल में सबसे फर्स्ट टाइम DRR बनाने वाली एंट्रीज देखी थी वो वाली एंट्रीज इसमें की जानी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यही देखा था सबसे पहले जब DRR क्रिएशन की हमने एंट्री देखी थी आउट ऑफ प्रॉफिट में, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो बस वही एंट्री यहाँ पे हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि बार बार हमें इतनी सारी एंट्री, इतनी सारी नहीं है, वो सिमिलर एंट्रीज है जो हमें बार बार क्या करनी है, वही अप्लाई करनी है। ठीक है, अब DRR बनाना है, ये एंट्री हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो ये कि ये इसमें बनाना, क्योंकि इसमें फर्स्ट रूल ही क्या है कि DRR बनाना है, तो DRR बना दो। ठीक है, DRR बनाने की ये एंट्री है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगी इन्वेस्टमेंट परचेज करने की, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने की वही एंट्री है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब देखिए, अब आप वो सोच रहे होंगे कि पहले तो DRR बनवाया फिर DSF बनवाया, तो ये क्या है? देखो DRR बनाया तब भी टर्म्स थोड़े से चेंज हो गए थे कि नाम क्या था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और जब हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाया तो हमारा नाम क्या था, डिबेंचर सिंकिंग फंड, लेकिन बिल्कुल एंट्रीज तो वही थी, नाम चेंज हो गया था, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर सिंकिंग फंड, और इसमें होता है टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो आपको क्लियर हो रहा है क्या, मतलब बातें वही है, बस आपको थोड़ी सी नेम और टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वाली एंट्रीज हमने आउट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले ही पढ़ी थी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करना है तो चाहे वो DSF वाला इन्वेस्टमेंट हो या रिडम्पशन वाला इन्वेस्टमेंट हो, चाहे DRR की इन्वेस्टमेंट हो या DSF वाली इन्वेस्टमेंट हो, बस नाम चेंज होते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब DSF हमने पढ़ा था तो ये था डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो कोई मतलब चेंजेस इतना है नहीं, बस वो कि वो एंट्रीज आपके रिपीट हो रही है। और ये हमने पहले भी पढ़ी हुई, बहुत ईजी एंट्री, 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट करना है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर द पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। और ये एट पार वाली एंट्री है। अगर ये प्रीमियम पे होता तो, प्रीमियम पे होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंपनी अगर इशू करती है और वो प्रीमियम पे करती है तो वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। जो इशू करते हैं और उस समय जो प्रीमियम लेते हैं वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और उसका नाम भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ठीक है। लेकिन जो रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम पे पेमेंट किया जाता है डिबेंचर होल्डर को, तो वो रिडम्पशन के टाइम कंपनी को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या है, लॉस है। इसलिए उसको डेबिट में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट। देखिए ये वाली एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियरली सिंपली एट पार वाली एंट्री है। अगर इफ़ रिडम्पशन प्रीमियम पे होता, प्रीमियम पे होता तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट एज इट इज़, और फिर लिखते लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, और फिर क्या लिखते हैं, टू बैंक। और अमाउंट कैसे डालते हैं, इसमें फेस वैल्यू 100 के हिसाब से, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 110 पे पेमेंट किया तो 10 इसमें डाल देते, और बैंक में पूरी 110 डाल देते। तो आपको क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। और डिस्काउंट पे रिडम्पशन होता नहीं है जनरली, तो डिस्काउंट वाली हम देख नहीं रहे। फिर देखिए नेक्स्ट, फॉर द बैलेंस ऑफ DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये लास्ट में जो DRR का बैलेंस है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। तो ये भी हमने पहले जब आउट ऑफ प्रॉफिट वाला सबसे फर्स्ट टाइम हमने ट्रीटमेंट देखा था तो उसमें देख लिया था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये मान के चलो कि ये 4 एंट्रियाँ जो हमने आउट ऑफ प्रॉफिट में स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो वाली एंट्रियाँ वापस ऐसे की ऐसी एज इट इज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। देखिए आपको मैं याद दिलाती हूँ, सबसे पहले मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको मैंने 2013 के कुछ 5-6 रूल बताए थे, ठीक है। 5-6 रूल बताने के बाद मैंने आपको कुछ जनरल एंट्रीज बताई थी, और ये वही सारी जनरल एंट्रीज है ना, DRR बनाने की, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, और DRR के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो ये वही सारी एंट्रीज है, कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम DRR बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो हमें ये एंट्रीज करनी है, ठीक है। और डिबेंचर सिंकिंग फंड वाली भी इनके जैसी ही है, बस उसमें थोड़ी एंट्रीज ज़्यादा हो जाती है, 2 to 3 years to 5 years ज़्यादा ईयर्स के लिए हो जाती है, इसलिए हमें वो थोड़ा सा लेंदी लगने लग जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो ये हमारा क्या था, रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स। अभी इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो लेक्चर में आपको साथ में करवाऊंगी, क्लियर, ओके।